हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो विक्रांत बैच जो लॉन्च हुआ है 2025 के बोर्ड्स के लिए, उसी टॉपिक में क्लास 12 का बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आज मैं आ चुका हूं सायन सर। आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ईजी चैप्टर है, आप लोग क्लास 10 में भी पढ़ के आ चुके हैं, बचपन में भी पढ़ के आ चुके हैं, तो उसी सब कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम लोग फिर से समझ लेंगे। और आज तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, फिर आस्ते आस्ते क्लास 12 में आप लोगों के लिए क्या जरूरत है वो सब करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद पोटेंशियल ईएमएफ का कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद ओहम्स लॉ और उसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग सीखेंगे। आज ये है आज का मेन टॉपिक, ये हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जो अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लिख के रखा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी सीखने से पहले हमें क्या जानना पड़ेगा? चार्ज के बारे में जानना पड़ेगा। व्हाट इज चार्ज? आप लोगों को बहुतों को चार्ज के बारे में पता है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये भी नहीं जानते चार्ज है क्या। तो सबसे पहले हम लोग वो बोलेंगे व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का, फिर पोटेंशियल का, फिर ईएमएफ का, उसके बाद ओहम्स लॉ का। ठीक है, सीक्वेंशियली जाना पड़ेगा, अचानक बीच में घुस जाएंगे कुछ नहीं होगा, सीक्वेंस के साथ करना पड़ेगा। तो व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज क्या है? चार्ज इज ए quantity that experiences a force when placed in an electromagnetic field. Placed in an electromagnetic फील्ड। क्या बोला हूं? चार्ज या क्वांटिटी है जिसके ऊपर फोर्स फील होगा व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ पर अगर मेरा एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर मेरा एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने कूलम्स लॉ क्या बोल रहा हूँ, मैंने गॉस लॉ में आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बताया था। तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से अगर मैं एक एक्सटर्नल चार्ज इधर लेके आऊँ तो इसके ऊपर एक फोर्स इन्फ्लुएंस होगा, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को लेकर आऊंगा तो इसके ऊपर एक फोर्स होगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक चार्ज है। दिस इज द कॉन्सेप्ट चार्ज। सेम थिंग हैपेंस विद मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर मैं एक चार्ज लेके आऊँ, कोई भी चार्ज प्लस माइनस कुछ भी रह सकता है, लेके आऊँ, इसके ऊपर क्या होगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो वही चीज है चार्ज। चार्ज द क्वांटिटी दैट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और चार्ज का यूनिट तो आप सभी को पता है, हम लोग कूलम्स में पढ़ के आ चुके हैं। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम। ये है एसआई यूनिट। और सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम है, ईएसयू और स्टैट कूलम, ये किस में है? सीजीएस मेथड में ये यूनिट है। ठीक है, तो अब मैं चार्ज के बारे में क्यों बोला? ये चार्ज इसलिए बोला क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट या करंट अगर मैं बोलूं, करंट क्या है? करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज is called current. Rate of change of charge is called current. मतलब I equals to Q by T, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम को ही हम लोग करंट बोलेंगे। करंट क्या है? चार्ज पर यूनिट टाइम। इसी चीज के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। क्या? इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो करंट का यूनिट, तो यूनिट ऑफ करंट हम लोग को यहां से क्या मिलेगा? देखिए तब इस फॉर्मूला से क्या मिलेगा? तो Q का यूनिट क्या है? कूलम। कूलम। और टाइम का यूनिट है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड। यही कूलम पर सेकंड को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकंड। यही है करंट का एसआई यूनिट। तो करंट का एसआई यूनिट हम लोग एम्पियर जानते हैं, और एम्पियर को डिफाइन करेंगे। एम्पियर क्या है? 1 कूलम पर सेकंड इज कॉल्ड एम्पियर। यही है करंट का यूनिट। इसके बारे में थोड़ा आप लोग को जानना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, वेरी गुड। अभी ये तो हम लोग करंट का बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत कुछ समझना है इसके लिए। करंट क्या है, कैसे कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, एक वायर में करंट जब फ्लो करेगा क्यों फ्लो करेगा, उन सबके बारे में थोड़ा हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहले करंट फ्लो होने के पहले हमें दो चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा। आप सभी लोगों को पता है, कंडक्टर और इंसुलेटर। अब बचपन में पढ़ के आ चुके हैं, मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। आज बेसिक इंट्रोडक्शन ही होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, आज इंट्रोडक्टरी टॉपिक से हम लोग कर रहे हैं कवर। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में आप सभी लोगों को पता है। कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या है? दैट कंडक्ट्स
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर एज फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जो भी है वो कंडक्ट करेगा वो है कंडक्टर, जो कंडक्ट नहीं करेगा इंसुलेटर। जैसे वुड, प्लास्टिक, माइका कंडक्ट नहीं करे तो वो सब क्या है, इंसुलेटर। ठीक है, तो करंट किस में कंडक्ट होगा, कंडक्टर से। हीट किस में कंडक्ट होगा, कंडक्टर्स में। जान लिया, वेरी गुड। तो अभी देखिए ये तो समझ गए। अभी हम लोग पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहले पोटेंशियल जानेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझेंगे। पोटेंशियल सिंपल चीज़ है, जब एक बाहर से एक्सटर्नल चार्ज एक हम लोग चार्ज के फील्ड में लाना चाहेंगे तो हम लोग जितना वर्क डन करेंगे उसे बोलेंगे उसका पोटेंशियल। व्हेन एक्सटर्नल चार्ज is brought in an electric field, then the work done is called its potential। मतलब क्या है भाई सर इसका मतलब है, अगर मैं बोलूं यहां पर एक मेरा चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर एक तो चार्ज है Q, इसका एक यहाँ तक इस रेंज तक इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर एक तो चार्ज है और यहाँ पर ये पूरा क्या है, चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा चारों तरफ इसका फील्ड निकल रहा है। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। गॉस थ्योरम आप सभी को पता है, गॉस थ्योरम एक यूनिट चार्ज के लिए ये है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी अगर मैं बाहर से एक एक्सटर्नल चार्ज इस चार्ज के फील्ड में लाना चाहूँ, बाहर से एक्सटर्नल चार्ज इस चार्ज के फील्ड में लाना चाहूँ, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ गए, वेरी सिंपल, यही है उसका लॉजिक। अगर नहीं समझेंगे तो कमेंट करना, मैं समझा दूंगा। और पोटेंशियल का यूनिट क्या है, इसका यूनिट आप सभी लोगों को पता है, वोल्ट। यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। ये साइंटिस्ट एक थे वोल्टा, जिन्होंने इलेक्ट्रिक सेल का डिस्कवरी किया, उनके नाम से इसका हुआ वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन इन मूविंग चार्ज from one point to another is called potential difference। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वर्क डन करने के लिए जितना हमें चार्ज मूव करना पड़ेगा उसी को बोलेंगे उसका क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब यहाँ पर एक तो वायर है, ये अगर पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, यहाँ से यहाँ पर अगर मैं चार्ज मूव करूँ पॉइंट ए से पॉइंट बी में, यहाँ से करंट अगर मूव हो, मतलब चार्ज से मूव हो रहा है, अगर मूव हो, जितना अमाउंट ऑफ काम करना पड़ेगा, जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, समझ गए यह पॉइंट। मतलब वन पॉइंट टू अनदर चार्ज मूव करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, नथिंग एल्स। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी पोटेंशियल डिफरेंस से एक चीज तो हमें पता चल गया कि करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। और इसका यूनिट तो आपको पता ही है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, वोल्ट, शॉर्ट फॉर्म है वी। तो यही है पोटेंशियल डिफरेंस, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। इन सब के बारे में थोड़ा आप लोगों को जान लेना पड़ेगा। ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट थोड़ा अच्छे से देखिए, क्योंकि अभी मैं जब ईएमएफ पढ़ाऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। नॉर्मली एक वायर में करंट फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊं, यहाँ से यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट में करंट फ्लो हो रहा है, इसका पोटेंशियल अगर वी है, इसका वी बी है। अगर वी ए ग्रेटर देन वी बी है तभी मेरा करंट इधर फ्लो करेगा, नहीं तो फ्लो नहीं करेगा। वी ए क्या हायर पोटेंशियल, वी बी है लोअर पोटेंशियल, ये हायर है बोल के ही फ्लो कर रहा है, नहीं तो फ्लो नहीं करता।
अभी हम लोग ईएमएफ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ेंगे, जहां पर इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज होगा। नॉर्मल वायर के लिए यह कॉन्सेप्ट काम में आएगा, यहां तक समझ गए। यह है पोटेंशियल डिफरेंस, कॉन्सेप्ट को तो समझे, यहां तक समझे, वेरी गुड। अभी हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में स्लाइड थोड़ा डिफरेंस है, दोनों का यूनिट सेम है, इसका भी यूनिट वोल्ट है, उसका भी यूनिट वोल्ट है, लेकिन दोनों में थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। इसका डेफिनेशन लिखाने से पहले एक बैटरी या सेल की एक बात हम इमेजिन करते हैं। तो एक बैटरी ऐसा दिखने में होता है, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, यह है नेगेटिव टर्मिनल, एक नॉर्मल बैटरी। यहाँ पर हम लोग का बहुत कुछ जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट, जिंक, कॉपर रॉड, ये सब रहता है। बैटरी का अंदर में नहीं जा रहा हूँ, सेल का अंदर में नहीं जा रहा हूँ। ये है एक इलेक्ट्रिक सेल, ये है बैटरी का अरेंजमेंट। अभी देखिए क्या होता है इस बैटरी में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, क्या होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बैटरी हम टॉर्च में दे सकते हैं, रिमोट में दे सकते हैं, कहीं भी बैटरी देंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करेगा। लेकिन ये बैटरी काम कैसे करता है, बैटरी का, हर एक बैटरी का एक EMF होता है। अभी EMF है क्या, देखना बैटरी का साइड में लिखा रहता है 5 वोल्ट, किसी किसी बैटरी में 10 वोल्ट लिखा रहता है। ये सब क्या है बोलिए तो 5 वोल्ट 10 वोल्ट, ये सब उस पर्टिकुलर बैटरी का EMF है। तो EMF का मतलब क्या है, EMF का मतलब है ये लोअर पोटेंशियल है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में करंट को ट्रांसफर करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ काम करना पड़ेगा, जितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, उसी को बोलेंगे उसको EMF। बोलेंगे सर आपने क्या बोल दिया, नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे सर करंट जाएगा, आपने तो थोड़ी देर पहले बोला हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट जाएगा। हाँ मैंने बोला था, नॉर्मल वायर के लिए हायर टू लोअर ही जाएगा, लेकिन एक बैटरी या सेल में नेगेटिव टर्मिनल या लोअर पोटेंशियल से करंट कहाँ जाता है, हायर पोटेंशियल में। और ये जो काम कराता है, कौन काम करवाता है, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक बैटरी, ये है एक बैटरी, बैटरी का अगर एज फॉर एग्जाम्पल बैटरी, यह है नेगेटिव पॉइंट, यह है पॉजिटिव पॉइंट। नॉर्मल हमें पता है अगर एक वायर होता तो वायर में हायर टू लोअर जाता, लेकिन बैटरी में कहां से कहां करंट जाता है, नेगेटिव टर्मिनल या लोअर टर्मिनल से हायर पोटेंशियल या पॉजिटिव टर्मिनल। ये जो वर्क डन करा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, ये जो काम करवा रहा है, ये काम कौन करवा रहा है, ये काम करवा रहा है EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो उसी का अगर डेफिनेशन में लिखूं, वो क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द work done in moving unit charge from lower या negative terminal to higher, that is positive terminal, work done in moving charge from unit charge, हाँ ठीक है, unit charge from lower to lower या negative terminal to higher positive terminal in an electric cell, is called the EMF of दैट सेल। तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा यूनिट चार्ज को लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल या नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में ले जाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ काम करना पड़ेगा, उसी को क्या बोलते हैं, EMF ऑफ दैट सेल। ऑगट इट, समझ गए। तो EMF का यूनिट भी क्या है बोलिए तो यूनिट ऑफ EMF इज वोल्ट भी। और एक चीज, तो EMF का अगर मैं उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखो तो EMF क्या है, वर्क डन बाय चार्ज। EMF का ये है फॉर्मूला, वर्क डन बाय चार्ज। तो ये वाला थोड़ा आप लिख लीजिए। इसके बाद आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको एक क्वेश्चन दे, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूं, यहाँ से क्या क्वेश्चन, आप लोग को अगर मैं अभी बोलूं व्हाट डू यू मीन बाय, एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय EMF of a cell is
5 वोल्ट, ये क्वेश्चन है। एक सेल का ईएमएफ है 5 वोल्ट, इसका मीनिंग क्या है? 5 वोल्ट हो सकता है, 10 वोल्ट हो सकता है, 50 वोल्ट हो सकता है, 500 वोल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कैसे आंसर आप लोग करेंगे? तो इसका आंसर है 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? 5 जूल। ईएमएफ ऑफ ए सेल इज 5 वोल्ट, 5 volt. It means that work done in moving 1 coulomb charge from negative to positive, negative to positive terminal of that cell is 5 joules। मतलब देखिए ऐसा कुछ भी करेंगे, ऐसे करेंगे, मतलब 5 वोल्ट ए में बोल दिया है तो उस बैटरी का अगर ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, यहां से यहां ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 5 जूल्स। समझे? EMF sir 5 would means that work done in moving 1 coulomb charge from negative to positive terminal of that cell is 5 joules। Okay, got it? Very good। यह है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और EMF। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ गए। हर एक सेल का, हर एक बैटरी का एक अपना EMF होता है, तो EMF का डेफिनेशन भी समझ गए, EMF का कॉन्सेप्ट भी समझ गए। ठीक है, अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में हमने पढ़ा। तो एक साइंटिस्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, का नाम था ओहम। ओहम ने क्या किया? पोटेंशियल और करंट को रिलेशन में अंडर एक लाए। मतलब ओहम ने क्या किया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट को एक रिलेशन के अंदर लाए। उस रिलेशन को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उस रिलेशन का नाम ही है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ का स्टेटमेंट मैं पहले लिख देता हूं, फिर हम लोग समझेंगे क्या है। अंडर सिमिलर, या मैं ऐसे लिख सकता हूं, व्हेन टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल quantities remain unchanged या constant, when temperature and other physical quantities remain unchanged, the current flowing through a wire is directly proportional. Current flowing through a wire is directly proportional to the potential difference, to the potential difference. Current flowing through a wire is directly proportional to the potential difference along the two ends of the wire. अभी समझेंगे ये क्या है। along the two ends of the wire। इसका मतलब क्या है? यहां पर एक मेरा वायर है, ये क्या है मैं थोड़ी देर बाद बोल रहा हूँ। ए पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट, इसका पोटेंशियल है VA, इसका पोटेंशियल है VB। अगर VA ग्रेटर देन VB होता है तभी मेरा इस तरफ क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा VA से VB। ठीक है, VA ग्रेटर देन VB। तो क्या बोला? व्हेन टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन अनचेंज्ड, the current flowing through a wire, the current flowing through a wire is directly proportional to the potential difference across two ends of the wire। तो अगर मैं ये बोलूं VA माइनस VB को अगर मैं बोल रहा हूं V से, तो फ्रॉम ओहम्स लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं? V प्रोपोर्शनल टू I। देखिए, करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो V प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी साइन का मतलब क्या है, मैं ये समझना पड़ेगा। अगर मैं लिखूं कहीं पर A प्रोपोर्शनल टू B, इसका मतलब ये है A बढ़ेगा तो B बढ़ेगा, A घटेगा तो B घटेगा, इसका मतलब ये है। ठीक है,
इक्वल्स टू नहीं है, लेकिन बढ़ेगा तो घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। तो यहाँ पर v प्रोपोर्शनल टू i, तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उसी कांस्टेंट का नाम है r, v इक्वल्स टू आई आर। अभी बोलेंगे सर r क्या है, इस r को ही हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। r को बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जो रेजिस्ट करता है, करंट फ्लो को रेजिस्ट। ये जो मैंने ये डायग्राम बनाया, ये क्या है, रेजिस्टेंस r। देखिए करंट फ्लो को ऐसा करके रेजिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से मुझे r का वैल्यू क्या आ गया, r इक्वल्स टू v बाई आई। यही रेजिस्टेंस के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए ओम्स लॉ का फॉर्म क्या है, v इक्वल्स टू आई, और यह है ओम्स लॉ का फॉर्म। अभी हम लोग इस रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस, अगर मैं आप लोगों को बोलूं रेजिस्टेंस, resistance is the property of a substance to resist the flow of current through it. Resistance is the property of substance to resist the flow of current through it. Property to resist the flow of current through it. अच्छे से समझिए। तो यहाँ से मुझे रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, to resist the flow of current through it, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है बोले तो ओहम, OHM। इसका सिंबल है ऐसे, इसको बोलते हैं ओहम, और सिंबल है दिस। ये क्या यूनिट है, ये है हमारा SI यूनिट। दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओहम SI यूनिट, ठीक है। गॉट इट, वेरी गुड, ठीक है। रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, ठीक है, वेरी गुड। अभी मतलब रेजिस्टेंस जिसका जितना ज़्यादा होगा उसका करंट उतना धीरे धीरे फ्लो करे। हर एक इंस्ट्रूमेंट में रेजिस्टेंस रहता है, फैन में रेजिस्टेंस रहता है क्योंकि करंट उसमें ज़्यादा स्टे करे। हर एक इंस्ट्रूमेंट में, जिस भी एक इलेक्ट्रिकल हीटर में रेजिस्टेंस रहता है, जहाँ पर मैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जब पढ़ाऊंगा उधर मैं बोलूँगा कि इसमें काम आता है। तो अभी थोड़ा इसको फोकस करके चलिए, यह रेजिस्टेंस। अभी ओम्स लॉ का एक ग्राफिकल है, कर्व है, उस कर्व को हम लोग स्टडी करेंगे, कर्व ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू आई आर। आप सभी लोग जिन लोगों ने मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो देखिए ये और ये सिमिलर है ना, तो ये किस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सी तो नहीं है इधर से, y इक्वल्स टू mx है। ये इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन का अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट करूँ तो इस तरफ अगर मेरा v है, इस तरफ i है, तो ये है मेरा ग्राफ ओम्स लॉ का। ये क्या है r, ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है r, v बाई आई। ये जो कर्व है ये क्या है, कर्व ऑफ ओम्स लॉ है, v इक्वल्स टू आई, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और ये जो कर्व है ये तो है ओम्स लॉ कर्व, और जो जो कंडक्टर ये वाला कर्व मेंटेन करके चलेगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ओहमिक कंडक्टर। उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, ओहमिक कंडक्टर। तो कितना टाइप का कंडक्टर है बोलिए तो, टोटल 3 टाइप का है, नॉर्मल कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर। तो एक कंडक्टर में या ओहमिक कंडक्टर में क्या ग्राफ हो गया, v i, ये हो गया मेरा r इक्वल्स टू v बाई आई। ये क्या हो गया, ओहमिक कंडक्टर का कर्व हो गया, ओहमिक कंडक्टर कर्व। उसके बाद मैं क्या बोल सकता हूँ, ये है ओहमिक कंडक्टर। इसके बाद क्या है, सेमीकंडक्टर। अगर मैं बोलूँ सेमीकंडक्टर क्या है, ये सेमीकंडक्टर आपका क्लास 12 का सिलेबस में है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर क्या है। अगर मैं रफली थोड़ा बोल दूं, सेमीकंडक्टर का रफली ग्राफ कुछ इस तरह का रहता है। यह है मेरा सेमीकंडक्टर, इस तरफ है v, इस तरफ है i, यह है सेमीकंडक्टर कर्व। और एक तो है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का ग्राफ कैसे रहता है, मैं अगर इधर बनाऊं, सुपर कंडक्टर का ग्राफ कुछ इस तरह से रहता है। मतलब हमारा कर्व इस तरफ, कभी कभी ऐसा रहता है, नहीं सॉरी थोड़ा गलती हो गया, थोड़ा कर्व हमारा सुपर कंडक्टर का इस तरह से रहता है। सुपर कंडक्टर का ग्राफ इस तरफ है v, इस तरफ है i। ये क्या है, सुपर कंडक्टर।
सुपर कंडक्टर। तो यह है नॉर्मल ओहमिक कंडक्टर या ओहम्स लॉ का ग्राफ, यह है सेमीकंडक्टर या सुपर कंडक्टर। आपका एग्जाम में आएगा कि ओहमिक कंडक्टर का ग्राफ कैसे, आप लोग क्या बनाएंगे, ये वाला। और जो लोग इस कर्व को नहीं मानते उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ओहमिक कंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या है, नॉन ओहमिक, सुपर कंडक्टर भी क्या है, नॉन ओहमिक। यही है बेसिक चीज है। सुपर कंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, अगर मैं रफली बोलूं, सेमीकंडक्टर डोपिंग जिसमें होता है, मतलब जहां पर हम लोग दो तो मटेरियल का हम लोग अलग अलग डोपिंग करके करते हैं, वह सेमीकंडक्टर, उसमें पढ़ाऊंगा बहुत अच्छा से, मैं सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा जब मैं इसको क्लास शुरू करूंगा, अभी से रफली करिए। और सुपर कंडक्टर ऐसा कंडक्टर है जिसमें टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कमता है। नॉर्मल कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन सुपर कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस घटेगा। यह है सुपर कंडक्टर का प्रिंसिपल। ठीक है, अभी रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा और हम लोग जब बोल ही रहे हैं और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे, रेजिस्टेंस हम लोग आर बोलते हैं, रेजिस्टेंस को हम लोग आर बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज होता है कंडक्टेंस, जो है रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा, कंडक्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1/r। कंडक्टेंस है 1/r, इसका यूनिट है ओहम, हम लोग लिखते हैं ऐसे। कंडक्टेंस का यूनिट है मोह, इसका ठीक उल्टा, ओहम का उल्टा मोह, यह है कंडक्टेंस का यूनिट। और इसका सिंबल है कुछ ऐसा, देखिए पूरा ऐसा था, पूरा उलट गया। यह है कंडक्टेंस, मतलब जो करंट को फ्लो करने में रोकेगा वो है रेजिस्टेंस, जो करंट को फ्लो करने में हेल्प करेगा वो है कंडक्टेंस। ये चीज समझ गए। अभी देखिए, एक वायर का अगर मैं बात करूं, अभी रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला निकालेंगे। एक मैं वायर का अगर बात करूं, एक वायर है, अगर वायर का लेंथ मेरा L है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है इसका लेंथ के साथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ। तो एक साथ मैं क्या लिख सकता हूँ, R प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, R रो L/A। ये रो क्या है, एक कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टिविटी। कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टिविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रेजिस्टिविटी, और ये है रेजिस्टेंस का रिलेशन R इक्वल्स टू रो L/A। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, जहां पर R है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी LA। रेजिस्टिविटी डिसाइड करेगा कि मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना होगा। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। और रेजिस्टिविटी एक मटेरियल का हमेशा कांस्टेंट होता है। एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी, इस तार को हम लोग काट दे, बड़ा कर दे, रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला तो मेरा क्या हो गया, देखिए रेजिस्टिविटी RA/L। तो यहां से अगर मैं यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी करूं, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी लिखूं, तो क्या होगा बोलिए, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी मेरा हो जाएगा, R के लिए हो जाएगा ओहम, और A/L तो मीटर स्क्वायर बाय मीटर, तो क्या हो जाएगा, ओहम मीटर। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो गया, ओहम मीटर। तो ओहम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। समझ गए। तो जैसे रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस हुआ, तो और एक कॉन्सेप्ट इधर होता है रेजिस्टिविटी। तो हमने रेजिस्टिविटी को तो हमने रो बोल दिया, इसकी यूनिट क्या है, ओहम मीटर। और एक चीज होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ये क्या है बोले तो 1/रो। इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट, इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है 1/रो। इसका यूनिट क्या है, ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मोह मीटर इनवर्स। ये सब है थोड़ा कॉन्सेप्ट। तो रेजिस्टिविटी का ठीक ऑपोजिट है कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा है कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या है, कंडक्टिविटी। अभी अगर मैं यहाँ से एक तो प्रॉब्लम कर रहा हूँ, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से। एक क्वेश्चन कराने से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन करवा लेते हैं, चलिए। सो द लेंथ ऑफ ए वायर इज halved keeping its volume constant. Find new resistance. तो यह है क्वेश्चन। बोलेंगे सर क्या है, क्या बोल रहे हैं आप लोग, क्या है। तो देखिए एक वायर मेरा था, इसका लेंथ था L और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया था A। ठीक है, अभी लेंथ को हाफ कर दिया है, लेकिन इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब लेंथ को हाफ कर दिया, जो था लेंथ मेरा भी कम गया। तो ये है L डैश और ये एरिया भी मेरा A डैश है। लेकिन मेरा क्या बोला है, देखिए लेंथ ऑफ द वायर इज हाफ, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट। तो मेरा इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम होगा। सबसे पहले यही है वॉल्यूम कांस्टेंट, इसका जो वॉल्यूम है इसका भी वो होगा। तो मेरा क्या होगा, L इंटू A तो वॉल्यूम है इक्वल्स टू L डैश A डैश। अभी क्या बोला है, लेंथ हाफ।
लेंथ हाफ है मतलब एल डैश क्या हो जाएगा, एल बाई टू। तो मेरा यहाँ से ए डैश का फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए एल ए बाई एल डैश। तो एल ए एल डैश का अगर वैल्यू बैठाऊँ क्या होगा, एल बाई टू। सो टू ए, तो मेरा ए डैश क्या आ गया, ए डैश आ गया 2a और मेरा एल डैश क्या आ गया, एल बाई टू। समझे, एल डैश है एल बाई टू, ए डैश है 2a। अभी मुझे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए, तो न्यू रेजिस्टेंस आर डैश क्या होगा, रो एल डैश बाई ए डैश। तो रो एल डैश कितना निकला, एल बाई टू, और ए डैश क्या, ए डैश है 2a। सो 1/2a, तो 1/4 रो एल बाई ए। तो देयरफॉर आर डैश क्या आ गया, 1/4 आर, क्योंकि रो एल बाई ए तो इनिशियल रेजिस्टेंस था। तो मेरा न्यू रेजिस्टेंस क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस का 1/4, यही है मेरा न्यू रेजिस्टेंस। तो ऐसा टाइप का सिंपल प्रॉब्लम आता है। तो आज का क्लास चलिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर यहाँ तक आप लोग का कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी समझने में मुश्किल होता है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बोलना, मैं आप लोग को वो समझा दूंगा। तो चलिए यही था आज का लेक्चर। आज बेसिक कुछ इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिक करंट को लेके। इसी के साथ आज का क्लास यही एंड करते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।